गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। हम अभी लेबर लॉ, पीवाईक्यू, ईपीएफओ इसका पार्ट थर्ड लेकर के अभी उपस्थित हैं। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लेबर लॉ, पीवाईक्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पॉलिटी पार्ट 1, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटेड, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड, industrial relation has completed. Okay, polity is going on. So let's continue from where we have. Question. Correct. The main objective of Minimum Wage Act 1948 is to safeguard the interest of the worker engaged in. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। कैसा श्रमिक? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। और कहां पे ये अप्लाई होता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज प्रोन टू एक्सप्लॉयटेशन, वैसे जगह पे ये होता है। जैसे कृषि भी हो सकता है, विनिर्माण हो सकता है, जहां पे शोषण का संभावना क्या है? ज्यादा, जैसे प्लांटेशन एक्ट, ये सब चीज आप देखेंगे वहां पे, तो ये लागू होता है। ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ empowered टू फिक्स रिवाइज वेजेस इन देयर जुरिस्डिक्शन। केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी आता है वो उसके वेज को, लेबर के वेज को क्या करती है? समय समय पर रिवाइज करती है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उनके काम के लिए उचित वेज मिल सके। ठीक है। और ये करती है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज। वेजेस कैन बाई स्किल्ड के आधार पे, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के आधार पे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब वेजेस का प्रकार क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है या तो पर घंटा, पर डे, प्रति मंथ, इस तरह से ये हो सकता है। गारंटी टाइम रेट फॉर, अगर कुछ समय के लिए करते हैं कि इतना समय में कंप्लीट होगा, तो ये आपको मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज एवरी 5 ईयर। ये जो वेज है प्रत्येक 5 साल में क्या होगा? रिवाइज होगा। ओके। और अलग अलग जगह पे डियरनेस अलाउंस जो है वो मिलेगा। महंगाई भत्ता जो होता है वो मुद्रास्फीति के साथ, डियरनेस अलाउंस क्या है? एडजस्ट करते हैं वेज को इन्फ्लेशन के साथ। से फॉर एग्जांपल अभी आपका मान लीजिए 10,000 सैलरी है, ठीक है, और इन्फ्लेशन 10% हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा 10,000 प्लस क्या? 10%, यानी क्या हो जाएगा? 1,000 इसका, यानी 11,000 आपको क्या होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए। ये ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको वेज क्या हो जाएगा? महंगाई जो हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, पूरे महंगाई जितना हुआ उसको एडजस्ट करके ये डियरनेस अलाउंस जो आपका 1,000 हुआ 10%, और टोटल 11,000 हो गया 10,000 से बढ़ करके। तो ये करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट जो है, इसका क्या कंपोनेंट है? बेसिक रेट ऑफ वेज, मूल वेतन दर, स्पेशल अलाउंस जो होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब इसमें आपको क्या होता है? आ जाता है। ठीक है। कुछ विशेष भत्ता मिलता है, कैश वैल्यू, कंसेशन, सब्सिडाइज राशन, जैसे कि आर्मी को क्या, आर्मी के लिए आर्मी कैंटीन होती है, वहां पे वो कम दाम पे सामान खरीद सकती है, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, ये सब को। कंसोलिडेटेड वेज, यहाँ पे ये सब जब मिला देते हैं, इस सारे कॉम्बिनेशन को कंसोलिडेटेड
वेज बोलते हैं। तो इस तरह से वेज का निर्धारण होता है। ओवर टाइम और वर्क जो है इसका भी निर्धारण करते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछला वीडियो में, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से ओवर टाइम इतना समय से ज्यादा नहीं किया जा सकता है, ये सब उसमें। ठीक है। अब देखिए, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज NFLMW इंट्रोड्यूस किया गया। नॉन स्टेट्यूटरी है, मतलब एक्ट और रिजोल्यूशन के तहत ये नहीं आया है। बाद में इसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया स्पॉजेज द कॉज ऑफ। भारत में औद्योगिक संबंधों के में प्रसिद्ध गिरी दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है? तो क्या हो जाएगा, ये जब स्ट्राइक ये सब जब होता है तो उस समय गिरी अप्रोच होता है, यूज किया जाता है। और किसी लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, मध्यस्थता के लिए। जब लेबर और जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो इसके लिए ये किया जाता है यूज, गिरी अप्रोच। आइए देखते हैं गिरी अप्रोच क्या है। तो वीवी गिरी फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं, वो वेल नोन फॉर ट्रेड यूनियन लीडर के लिए वो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। गिरी अप्रोच जोड़ देते हैं क्या, गिरी दृष्टिकोण सरकारी अनिवार्य न्याय निर्णयन के बजाय सामूहिक सौदेबाजी, एक साथ सब मिल करके स्वैच्छिक मध्यस्थता। अब जाएंगे लिटिगेशन में जाएंगे, टाइम लगेगा, कोर्ट का अपना है प्रोसीजर है, ऐसे ही डिले है आपका। कोर्ट बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस है, मोर देन 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। तो ये सलाह देते हैं कि सामूहिक रूप से बैठिए, एम्प्लॉय भी बैठे, एम्प्लॉयर भी बैठे, सब लोग बैठे और एक बीच का रास्ता निकाले जो खुद डिसाइड करे कि नहीं नहीं इतना सही है। जस्ट लाइक गांधी जी, जो खेरा स्ट्राइक हुआ था, चाहे चंपारण वाला हुआ था। अब कोर्ट जाएंगे उसको खींचेंगे, कोई फायदा नहीं। इस पे ये जोर देते हैं। बीबी गिरी क्या कहते हैं, बिलीव दैट डायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर थ्रू ट्रेड यूनियन वाज बेस्ट वे। मतलब वही है कि डायरेक्ट करेंगे कोर्ट कचहरी के बजाय तो ये आसान होगा, सीधी वार्ता अच्छी है। कि डिस्करेज ओवर क्या, ओवर रिलायंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक्ट वगैरह, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये सब जाने से वो कहते हैं कि समय लगता है और हतोत्साहित होता है, न्याय निर्णय भी हमेशा आपसी, इसलिए आपसी समझौता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी वीक। तो पहले कितना था, 12 सप्ताह था, 12 वीक। अब क्या है, मातृत्व सहयोग। हाँ, तो पहले था आपका क्या, 12 सप्ताह था, लेकिन अभी क्या है, 26 वीक है, 26 वीक। ठीक है, तो ये हो गया। छब्बीस सप्ताह कर दिया गया है। ये कब किया गया था, ये आपका 2017 में किया गया था। ठीक है। अब कितने बच्चों के लिए है, फर्स्ट एंड सेकेंड, विमेन इज इंटाइटल्ड फॉर मैक्सिमम 26 वीक। यानी कि 3-4 बच्चा है उसके लिए आपको छुट्टी, पेड छुट्टी जो है वो नहीं मिलेगा। ओनली फॉर क्या है, 2 चिल्ड्रेन, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर तीसरा है मेटर्निटी लीव फॉर 12 वीक विथ मैक्सिमम ऑफ 6 वीक बिफोर एंड ये। अगर तीसरा बच्चा है तो क्या होगा, आपको 12 सप्ताह के लिए ही मिलेगा। अगर आप गोद ले रहे हैं, बच्चा को एडॉप्ट कर रहे हैं, वहां भी आपको 12 सप्ताह के लिए मिलेगा, 12 वीक। तो समझ में आ गया, टोटल 26 वीक जो है पहला और ये।
और बाकी इतना डीप जाएगा नहीं। हाँ, which of the following are instrument of providing social security in India? कौन इंस्ट्रूमेंट है सोशल सिक्योरिटी का, बताइए तो। इनकम टैक्स है क्या? तो पहला नंबर तो ये नहीं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, हाँ ये है। और जनरल सेल टैक्स ये है क्या? नहीं। LIC है। और नेशनल पेंशन स्कीम है। बताइए क्या होगा करेक्ट इसका? तो पहला नंबर तो कि इनकम टैक्स को हटा दीजिए, सेल टैक्स को हटा दीजिए, तो उसके बाद आपको क्या बचेगा? 6 में से 2 हट गया। LIC भी है, और नेशनल पेंशन स्कीम भी है, और EPF भी है। यानी 3, आपका दूसरा ऑप्शन है वो 2, और ये 3, चूंकि ये 4 हो गया, 2 4, ये आपका 5th है, 2 4 5th, और 6, 2 4 5 6 किसमें है? सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो जो चीज नहीं है आप उसको पहले इलिमिनेट अगर करने में सक्षम है, इट विल बी इजियर फॉर यू टू चूज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? बाकी इसमें कुछ देखने का जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए, सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट तो क्या पर्सन फेस्ड विथ क्या? सामाजिक सुरक्षा निम्न परिस्थितियों का सामना कर रहे व्यक्तियों को नगद लाभ प्रदान कर सकती है। किसको कर सकती है? बेरोजगार को, क्रॉप फेल्योर को, लॉस ऑफ मटेरियल पार्टनर, वैवाहिक साथी की, ये है क्या? तो सेलेक्ट कीजिए इसमें से 1 2 एंड 4। मतलब ये हो गया आपका 1 2 एंड 4। क्रॉप फेल्योर पे तो इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर द फैक्ट्रीज, कवर्स फैक्टर्स लाइक क्या? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 निम्न कारकों को कवर करता है। फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर एम्प्लॉय, प्रोविजंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर, और ये प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस एंड, बीमारी के समय में मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ। क्या करेक्ट है इसका? 1 2 3 एंड 4 सब करेक्ट है, ठीक है। चूंकि वेज एक्ट 1948 हम लोग पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, वैसे वैसे वही चीज, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हर साल या अलग अलग ईयर में 1948 1956 ये सब पे प्रश्न पूछा गया है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ PF स्कीम, भविष्य निधि योजना की कमियां क्या है? मनी इज क्या? इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ, कार्य जीवन के शुरुआती वर्षों में होने वाले जोखिमों हेतु धन अपर्याप्त होता है, कह सकते हैं, लेकिन PF में तो डालता है। इन्फ्लेशन इरोड द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन जो होता है रियल वैल्यू को कर देता है, कम कर देता है। इट जनरेट्स क्या? फोर्स सेविंग दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट, तो ये नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं है कि फोर्स सेविंग करता है तो नेशनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्लान को रिड्यूस करेगा। 1 एंड 2 इज द करेक्ट।
व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रोविजन ऑफ क्या, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का जो है, उसमें डेट ऑफ रेफरेंस जो दिया गया है, कमीशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज द मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1923 का। आप फर्स्ट पार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत संदर्भ की तिथि से कितने समय सीमा में आयुक्त को क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले का निस्तारण करना चाहिए। तो ये क्या था आपका, 3 माह, 90 दिन के भीतर क्या करना होगा, इसको डिस्पोज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर। हम पहले बोले थे ना कि शुरू में टाइम लग रहा है लेकिन बाद में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वही सब क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। तो शुरू में जब पूरा हम कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ लिए तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन बाई एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एंड रजिस्टर्ड अंडर। बिना पावर का यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी का कितना होगा, तो 20 है। आप देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा, कहां है, अच्छा, ये कह रहा है कि ईपीएफ कितना में कितना एम्प्लॉय होगा विदाउट पावर। बिना विद्युत सहायता के, इसका 50 था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऐसे सहकारी प्रतिष्ठान कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जिसमें क्या 50 कम से कम 50 कर्मचारी हो, वहां पे ईपीएफ का जो आपका प्रोविजन है वहां पे होगा। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्प्लेसमेंट shall be determined by which one of the following authorities under Employee State Insurance Act 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत विकलांगता से संबंधित प्रश्न का निर्धारण निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, बताइए। तो इसका कौन है, मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड ही ना, मेडिकल बोर्ड ही डिसाइड करेगी कि कितना परसेंटेज विकलांगता है कि नहीं है, जानबूझ के तो नहीं शो कर रहा है। तो ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, उसके आधार पे इसको क्या मिलेगा, बीमा का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम देख चुके थे, बस अब स्क्रॉल ही होगा। What is the minimum number of employee required to be working in establishment so that employer with the authorization of majority क्या करेगा वो, ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथोराइज एम्प्लॉयर टू क्रिएट सेपरेट प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इसमें मतलब कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारियों के बहुमत की अनुमति के साथ नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है केंद्रीय सरकार से अलग भविष्य निधि बना सकता है। मतलब कितना होगा, इसके लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होने चाहिए, बताइए। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 50 उसमें से प्रोविजन होगा और यहाँ पे 100। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों हेतु अलग भविष्य निधि खाता ट्रस्ट बनाने की अनुमति के लिए कम से कम 100 कर्मचारी होना चाहिए। और कहां पे कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है, कह रहा है कि दिस इज एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट व्हिच अलाउ एस्टेब्लिशमेंट टू मर्ज देयर ओन पीएफ नोन एज एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट।
और सेपरेट पीएफ ट्रस्ट। तो समझ में आ गया? मतलब धारा 17 सेक्शन 17 ये कहता है कि आप अलग पीएफ ट्रस्ट जो है वो बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में गठित श्रमिकों के केंद्रीय ट्रेड यूनियन के महासंघ निम्नलिखित हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रेड यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन सेबा। तो कह रहा है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तो है ही। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन, ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? अब कब कब बना ये क्रोनोलॉजिकल, कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रम के हिसाब से पुराना से नया कीजिए। 214653। अब आइए देखते हैं कौन क्या कब बना है। देखिए, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1920 में होता है। 1920 में आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना होता है और ये सबसे पहले है। उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसका 1947 में हुआ। AITUC का 1949 में। फिर भारतीय मजदूर संघ जो है, भारतीय मजदूर संघ का स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना होता है आपका 1955 में। फिर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 1970, जो कि देखिए लेबर लॉ का आपका प्रश्न पूछता है, आपका सब्जेक्ट है इसमें से सिलेबस में, तो लेबर यूनियन तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए कुछ फेमस लेबर यूनियन है उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। Which one of the following core convention adopted by International Labour Organization has not ratified by India? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित मूल अभिसयों में किसकी भारत ने पुष्टि नहीं की? फोर्स लेबर कन्वेंशन, द इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर। मतलब कन्वेंशन नंबर 787 जो है वो भारत क्या किया है? इसको साइन नहीं किया है। संघ की स्वतंत्रता एवं संगठन के अधिकार के संरक्षण का अभिसमय। फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 में हुआ था। एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 में हुआ है। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951 में हुआ है, ठीक है। और भेदभाव रोजगार व व्यवसाय अभिसमय डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन जो है एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन 1958 में हुआ है। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 में। बाल श्रम के निष्कृष्टतम रूप में, मतलब कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या? चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में। इंडिया रेक्टिफाइड 2 का नहीं किया है, कौन कौन का है वो? तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाला और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, ये 2 को साइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो अगर ऐसा करता तो गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट्स है, उसको भी क्या करना पड़ता? अधिकार देना पड़ता, तो इसीलिए रेस्ट्रिक्ट किया इसको। राइट टू स्ट्राइक, ये क्या है? वर्क पे।
तो इसको भी प्रोहिबिट किया। कैन नॉट ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जो एम्प्लॉई है, जो पुलिस है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वही गवर्नमेंट का क्या करें, स्कीम को अगर वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे तो ये सही नहीं है। तो ये चीज हो गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्या, एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वित्तीय अंशदान स्वीकारने पे प्रतिबंध है। उसका रेस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी संगठनों में शामिल होने पे प्रतिबंध है। किसको, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो। ठीक है, तो ये सब कारण से गवर्नमेंट क्या की कि दो कन्वेंशन पे साइन नहीं की। एक क्या था, दो कन्वेंशन क्या था, एक राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज। इसका समझ में आया। ट्वेंटी एट। 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि सपोज देर आर 5 ट्रेड यूनियन, ए बी सी डी, 5 गो ट्रेड यूनियन है, ई फंक्शनिंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट करेंटली एम्प्लॉय 100 वर्कमैन, 100 से ज्यादा वर्कर वहां पे है। द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ ईच यूनियन इज एज फॉलोज। मान लीजिए किसी प्रतिष्ठान में आपको 1100 वर्कमैन है और 5 ट्रेड यूनियन एबीसीडी है। प्रत्येक यूनियन की सदस्यता इस प्रकार है, यूनियन ए 100, यूनियन बी आपको 370, इस तरह से यूनियन सी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट के आधार पे, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप व्हिच ऑफ द एबव यूनियन कैन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कौन कर सकता है। तो देखिए 80 वाला तो गया, मिनिमम 100 चाहिए, तो ये चला जाएगा। अब आप देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। क्योंकि ई क्या होगा, चला जाएगा। ए में क्या है, ए में कितना था, 100, तो 100 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियन वाला बनाने के लिए वो 100 था, इसीलिए वो चला गया। क्या कर रहा है प्रोविजन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कह रहा है कि ट्रेड यूनियन कैन बी रजिस्टर्ड if it has at least 10% of workmen or 100 workmen whichever is less, कम से कम 100 या 10% उसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट टू मिनिमम 7 मेंबर। किसी यूनियन का पंजीकरण तब हो सकता है जब उसके सदस्य कुल कामगारों के 10% या 100, 100 जो न्यूनतम कम से कम 7 सदस्य हों। तो 10% ऑफ 1100 क्या होगा, प्रश्न में क्या था कि टोटल 1100 सदस्य थे, अलग अलग 5 ट्रेड यूनियन में 1100 थे। अब 1100 का क्या करिए, 10% क्या होगा, देखिए तो 10/100, ये काट दीजिए। 110 कम से कम होना चाहिए ट्रेड यूनियन का, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसीलिए ये आ गया आपका। समझ में आया, चलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर अंडर द
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो क्या है, कंपलसरी है ट्रेड यूनियन को आप रजिस्टर कराना ही कोई जरूरी है? नहीं, ये क्या है, ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, रजिस्टर कराइए चाहे रजिस्टर नहीं कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, कह है कि द राइट ऑफ वर्कर क्या, टू रिसोर्ट द स्ट्राइक इज, क्या है, श्रमिकों का हड़ताल करने का अधिनियम क्या है, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है, वैधानिक है, मौलिक नहीं है। अब देखते हैं, क्यों फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये केस है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रांट अ फंडामेंटल राइट। कहीं भी आर्टिकल 19C में क्या कह रहा है कि एसोसिएशन कर सकते हैं आप, असेंबल हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन कर सकते हैं, हड़ताल नहीं है, राइट टू स्ट्राइक जो है आपका, ये चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार में कहा 2003 में कि हड़ताल का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है 19C में, तो हो गया। अच्छा, स्टैट्यूटरी अधिकार कहां से मिला, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये क्या कहता है, लीगल स्ट्राइक जो है प्रोसीजर और कंडीशन के साथ रखता है। फॉर इंस्टेंस, वर्कर इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मस्ट गिव एडवांस नोटिस। अगर कोई वर्कर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, जैसे सफाई कर्मचारी है या आपको डॉक्टर्स हैं, ये सबको पहले एडवांस में नोटिस देना होगा कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। एकाएक आप हड़ताल पे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, या किस दिन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेटेड है, राइट टू स्ट्राइक एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत क्या है, उसको अधिकार मिला है, बट इट इज नॉट सेक्रोसेंट। ये क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, एब्सोल्यूट ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच कीजिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, तो क्या हो गया, करे कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, उसके बाद इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 वाला 1920। अब कौन कौन सा किस किस पार्टी से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, देखिए, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो किसका है, CITU, ये कम्युनिस्ट का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का। ठीक है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे है, इसका स्थापना 1947 में हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का विंग है, इसको ये सपोर्ट करती है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ जो है वो किसका है, बीजेपी का। अच्छा, ये सबसे क्या मतलब होता है, अगर सरकार, आप अगर अपोजिशन में हैं तो ये सब ट्रेड यूनियन माहौल बना देता है कि सरकार गलत कर रही है, नहीं नहीं बहुत ये है कि आपके फेवर में जाकर के सरकार के अगेंस्ट में ये बोलती है। तो बस यही इसका काम है, और क्या। बाकी ट्रेड यूनियन का काम क्या है, बार्गेन करना, लेबर के बार्गेनिंग कैपेसिटी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी बनाना। ठीक है, तो ये चीज उसका है। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है, 1920 में इसका स्थापना हुआ, और ये भी CPI का है। Which one of the following is provided under the third schedule of Factories Act? तृतीय अनुसूची जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, उसका थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो
देखे थे हम लोग जब 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट देख रहे थे, उसमें दिया हुआ था कि कौन कौन से डिजीज में आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो ये चीज था, छुट्टी मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ये चीज था। जैसे कि कुछ कुछ दिया हुआ है, लेड पॉइजनिंग है, फास्फोरस पॉइजनिंग है, मर्करी पॉइजनिंग है, मैग्नीज पॉइजनिंग है, आर्सेनिक पॉइजनिंग है, ब्रोंज पॉइजनिंग है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। एस्बेस्टस फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो टॉक्सिक एनीमिया, तो लंबा लिस्ट है, जरूरत नहीं है, याद नहीं किया जा सकता है, आगे बढ़िए। बस खाली ये जानना है कि उसमें 3 अनुसूची है और डिजीज के बारे में उसमें बात है, 3 शेड्यूल और डिजीज के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल जो 1948 का है, ये क्या करता है? फर्स्ट शेड्यूल खतरनाक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए उद्योग हैं। दिस शेड्यूल लिस्ट वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसेस दैट आर कंसिडर्ड हजार्डस, जो माना गया है उसके बारे में ये है, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ इंडस्ट्री इन क्या शेड्यूल ट्रिगर स्पेसिफिक एंड मोर सेफ्टी, यहाँ पे जरूरत है, उस पे ये क्या करता है, फोकस करता है कि ऐसे इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, और इसमें से कौन कौन से इंडस्ट्री आते हैं, जैसे डाई इंडस्ट्री आते हैं, सीमेंट आते हैं, कीटनाशक जो हो जाता है पेस्टिसाइड्स वाला, ये सब इसमें आते हैं, बेंजीन मतलब केमिकल इंडस्ट्री। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, ये परमिसेबल लेवल है, इसमें क्या होगा, सर्टेन केमिकल सबस्टांसेस वर्क इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं आप, परमिशन है आपको। जैसे कि कुछ केमिकल परमिसेबल है। थर्ड में क्या है, मतलब कुछ लिमिट तक जाकर के, ताकि स्वास्थ्य जोखिम जो है वो ना बढ़े। थर्ड में क्या है, थर्ड में सूची है नोटिफेबल डिजीज का, कि अच्छा उस सब के कारण से जो डिजीज यहाँ पे हो रहा है उसके लिए कंपनसेशन, उसके लिए छुट्टी। ऑक्यूपेशनल डिजीज अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952, a special officer can enter mine for the purpose of survey, levying and measuring after giving prior notice to क्या, मैनेजर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन एडवांस। तो 3 दिन पहले नोटिस दे करके क्या हो सकता है, वो जो माइनिंग ऑफिसर है वो आ सकता है, माइनिंग सर्वेयर जो है। देखिए, सिंस हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए, उस समय हर क्वेश्चन में लंबा समय लग रहा था, और वो उसी तरह का क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, तो अब लंबा समय देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। माइंस एक्ट ये सब तो देख लिए थे कि प्रतिदिन 8 घंटा 48 घंटा एक सप्ताह में, उसके बाद आपको छुट्टी देना होगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। विमेन जो है ग्राउंड पे ही काम करेगी, बिलो ग्राउंड मतलब माइनिंग जो है वहां पे वो नहीं जाएगी, वहां काम नहीं करेगी, तो ये सब चीज था। करेक्ट, द प्रोविजन ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एन एक्सपर्ट कमिटी फाइंड प्लेस अंडर व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन, विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस विधि में निहित है, बताइए। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस एक्ट 1996 इसमें है। फिर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंक्लूजन ऑफ क्या, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सुलह कार्यवाही के समापन से संबंधित इनमें से कौन कथन सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट देख के सही और गलत कर सकते हैं। करें कि इट इज कंक्लूडेड, जब पक्षकारों द्वारा समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है उसी दिन यह समाप्त माना जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो ट्रू है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इट इज कंक्लूडेड ऑन डेट व्हेन इन फेल्योर रिजल्टिंग नो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बिटवीन द पार्टीज। अगर कोई मेमोरेंडम साइन नहीं हुआ है तो फेल्योर माना जाएगा। बात सही है। सी कह रहा है कि जब कोई समझौता नहीं होता है उस दशा में सुलह अधिकारी की रिपोर्ट आयुक्त उपयुक्त सरकार के द्वारा प्राप्त होने की तिथि पर यह समाप्त मानी जाएगी। ये भी सही है। उसके बाद फिर क्या है, कह रहा है कि इट इज कंक्लूडेड ऑन डेट व्हेन रेफरेंस इज मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 10। जब आप वहां पे रखेंगे ट्राइब्यूनल में तो थोड़े खत्म हो गया, ये टर्मिनेट थोड़े हो गया, इसका सॉल्यूशन नहीं हो गया। अब जब वो सुनवाई करेगा तब वो सॉल्यूशन होगा। इसीलिए डी क्या है, इनकरेक्ट है। द प्रोविजंस फॉर डिसेबिलिटी compensation for the person who is declared unfit after medical examination and for whom no alternate employment possible find place under which one of the following legislation। करे कि चिकित्सीय परीक्षण के बाद आयोग घोषित कर दिया गया व्यक्ति को जिसके लिए अन्य वैकल्पिक रोजगार संभव न हो, विकलांग हो गया, मतलब क्षतिपूर्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस विधि में है, कौन सा, 1952 में है। 48 में क्या था, 3 शेड्यूल था, 3 शेड्यूल इन 1948। उसमें से क्या था, पहला में डिजीज जो ज्यादा हजार्डस है, उसमें कुछ इंडस्ट्री का नाम है। सेकेंड में जो थोड़ा कम है, कुछ एक्सटेंट तक उसको मतलब लिमिट किया जा सकता है, उसके परमिसेबल हो सकता है। और थर्ड जो था वो नेम ऑफ द डिजीज था वहां पे। और इसमें आपको क्या है कि अगर नहीं कर रहा है, डिसेबिलिटी है, तो क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, कंपनसेशन का, 1952। सेक्शन 9A के तहत क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि अयोग्य है या काम कर सकता है। Which one of the following article of Constitution of India prohibits employment of children in factory or mine। ये तो फंडामेंटल राइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या करता है, रोकता है हजार्डस इंडस्ट्री में बच्चों का क्या, एम्प्लॉयमेंट, है ना। खतरनाक कार्यों में बालकों के नियोजन पे प्रतिबंध लगाता है। तो ये हो गया आपका। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, तो उसी 24 में ये लिखा हुआ है। 21A क्या करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और ये कहां से आया था, डीपीएसपी से आया। आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enjoins क्या, द स्टेट टू endeavor through legislation और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 राज्य को विधि या आर्थिक संगठन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रकार के वेतन के भुगतान हेतु प्रयत्नशील होने का, ये तो लिविंग वेज। आप लिविंग वेज दीजिए। लिविंग वेज क्या होता है कि समय के साथ इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप भी डीए के रूप में बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं पाए, आप वर्कर को वो वेज दे रहे हैं, मतलब लिविंग वेज देने का प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल 43 के अंतर्गत। ठीक है।
इसीलिए जो है मिनिमम वेज का कंसेप्ट आया कि कम से कम ये होना चाहिए। तो हम क्या देखें, जितना भी पीवाईक्यू लेबर लॉ से रिलेटेड था, सारा पीवाईक्यू हमने देखा। जो फर्स्ट पार्ट थे, सेकेंड पार्ट थे, उसमें से बहुत सारे एक्ट थे, उसको डीप से देखा, डीपली उसका अध्ययन हम लोग किए। उसके बाद क्वेश्चन उसी पे आधारित थे, इसीलिए हम लोग थोड़ा तेजी से पार्ट थर्ड में गए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट थर्ड ऑफ labor law and our whole PYQ of labor law has completed. You are most welcome. Congratulations. ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पे तो आप देख ही रहे हैं। अगर PDF चाहिए आपको तो नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स 1 वहां पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो 3rd फ्लोर विराट कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना आप आ सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।